नमस्कार प्यारे दोस्तों, हमारे ऑडियो बुक सारांश चैनल में आपका फिर से स्वागत है। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपके साथ अपने दिल की बात साझा करना चाहता हूँ। क्या आप जानते हैं कि मेरे केवल 4% श्रोताओं ने ही इस चैनल को सब्सक्राइब किया है और 96% बिना सब्सक्राइब किए सुनते हैं। मैं ये जीवन बदल देने वाली कहानियां और विचार आपके लिए प्यार से रचता हूँ। सब्सक्रिप्शन मुफ्त है, लेकिन यह मेरे लिए बहुत मायने रखता है। इससे मुझे आपकी और भी बेहतर सेवा करने में मदद मिलती है। तो कृपया एक पल रुके, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। और अगर यह सामग्री आपको छूती है तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। आइए साथ मिलकर सीखने और आत्म खोज के इस सफर को आगे बढ़ाएं। आज मैं आपको अपने साथ सुंदरता, बुद्धि और प्रेम की दुनिया में यात्रा करने के लिए आमंत्रित करता हूं। एक ऐसी दुनिया जिसे इतिहास की सबसे प्रिय लेखिकाओं में से एक जेन ऑस्टिन ने रचा है। शुरू करने से पहले आइए प्राइड एंड प्रेजुडिस के पीछे की प्रतिभाशाली हस्ती से मिले। जेन ऑस्टिन 1775 में इंग्लैंड में जन्मी ऑस्टिन समाज, प्रेम और मानवीय व्यवहार की गहरी पर्यवेक्षक थी। अपनी तीक्ष्ण बुद्धि और कालजयी कहानी कहने की कला के माध्यम से उन्होंने हमें प्राइड एंड प्रेजुडिस जैसी क्लासिक रचनाएं दी। हालांकि उन्होंने एक शांत जीवन जिया, फिर भी उनके शब्द सदियों से गूंजते रहे हैं, जो हमें प्रेम, साहस और आत्मखोज की शक्ति की याद दिलाते हैं। उनका उपन्यास प्राइड एंड प्रेजुडिस, जो 2 शताब्दियों से भी पहले लिखा गया था, आज भी एक ऐसे दिल से धड़कता है जो इतना करीब, इतना मानवीय, इतना जीवंत लगता है। यह केवल एलिजाबेथ बेनेट और मिस्टर डार्सी की कहानी नहीं है। यह गलतफहमियों, आहत अभिमान, जल्दबाजी में लिए गए निर्णयों और भीतर झांकने और बदलाव लाने के साहस की कहानी है। एक पल के लिए अपने जीवन के बारे में सोचें। क्या आपने कभी किसी के बारे में बहुत जल्दी राय बना ली है और बाद में पता चला कि वे आपके विचारों से बहुत अलग थे? या हो सकता है एलिजाबेथ की तरह आपने भी अभिमान का दंश महसूस किया हो, या डार्सी की तरह आपने भी हैसियत, समाज या अपने अहंकार द्वारा खड़ी की गई दीवारों को पार करने के संघर्ष किया हो। यही कारण है कि प्राइड एंड प्रेजुडिस कायम है। यह हमारे बारे में है, हमारी खामियों, हमारे विकास और उस तरह के बारे में जिस तरह से प्यार हमें तब बदल सकता है जब हम इसकी कम से कम उम्मीद करते हैं। इस यात्रा में आप हम जीवंत बेनेट परिवार, आकर्षक मिस्टर बिंगले, गर्वित मिस्टर डार्सी और निश्चित रूप से एलिजाबेथ से मिलेंगे। वह महिला जिसकी बुद्धि और उत्साह ने पीढ़ियों को प्रेरित किया है। हम उनके साथ हंसेंगे, उनके साथ दुखी होंगे और उनके साथ सीखेंगे। रास्ते में हम चिंतन के लिए रुकेंगे, क्योंकि यह कहानी केवल अतीत की नहीं है, यह हमारी है, यहीं और अभी की। तो एक शांत पल निकाले, आराम से बैठे और अपने दिल को इस कालातीत कहानी के लिए खोल दे अंत तक। मुझे आशा है कि आप न केवल एलिजाबेथ और डार्सी को और गहराई से समझेंगे, बल्कि शायद अपने बारे में कुछ नया भी खोजेंगे। यह प्राइड एंड प्रेजुडिस है, प्रेम की कहानी, विकास की कहानी, हम सभी की कहानी। बेनेट्स की दुनिया हम अंग्रेजी ग्रामीण इलाके में लॉन्गबोर्न गांव से शुरू करते हैं। यहाँ बेनेट परिवार रहता है, 5 बेटियों वाला एक जीवंत परिवार। जेन, एलिजाबेथ, मैरी, किट्टी और लिडिया। उनके पिता मिस्टर बेनेट बुद्धिमान लेकिन अलग थलग हैं। पारिवारिक मामलों की उथल पुथल की बजाय अपनी किताबों और व्यंग्य को ज्यादा पसंद करते हैं। उनकी माँ श्रीमती बेनेट ऊर्जावान, बातूनी और सबसे बढ़कर एक ही चीज से जुनूनी है, अपनी बेटियों की शादी करवाना। क्यों? क्योंकि उनके समाज में महिलाओं को संपत्ति विरासत में नहीं मिल सकती थी। जब श्री बेनेट की मृत्यु हो जाती है तो परिवार की संपत्ति उनके दूर के चचेरे भाई को मिल जाती है। इसलिए विवाह केवल रोमांस नहीं है, यह जीवन यापन है। उपन्यास के पहले ही वाक्य से ऑस्टेन हमें बताते हैं, यह एक सर्वमान्य सत्य है कि एक अविवाहित पुरुष जिसके पास अच्छी संपत्ति हो, उसे पत्नी की आवश्यकता अवश्य होती है। और इन शब्दों के साथ मंच तैयार हो गया। मिस्टर बिंगले का आगमन, लॉन्गबोर्न में खबर तेजी से फैलती है। एक धनी युवक मिस्टर चार्ल्स बिंगले नेदरफील्ड पार्क की भव्य संपत्ति किराए पर ली है। श्रीमती बेनेट बहुत खुश है। कल्पना कीजिए, एक योग्य कुंवारा, अमीर, जवान और पत्नी की तलाश में। जरूर उनकी बेटियों में से एक उसका दिल जीत लेगी। श्री बेनेट अपनी पत्नी को चिढ़ाते हैं, यह दिखावा करते हुए कि वह बिंगले से मिलने नहीं जाएंगे, लेकिन हाँ, वह जरूर आते हैं।
जल्द ही बेनेट परिवार का परिचय इस आकर्षक नवागंतुक से होता है। मैरिटन बॉल में मिस्टर बिंगले बिल्कुल वैसा ही साबित होता है जैसी सभी को उम्मीद थी। हंसमुख, दयालु और मिलनसार, वह सबसे बड़ी और सबसे खूबसूरत बेटी जेन बेनेट के साथ 2 बार नृत्य करता है और अभी से रोमांस की फुसफुसाहट शुरू हो जाती है। लेकिन बिंगले के साथ एक और आदमी आता है, उसका करीबी दोस्त मिस्टर फिट्जविलियम डार्सी। डार्सी लंबा, सुंदर और बेहद अमीर है, लेकिन बिंगले वह खुद को ठंडे घमंड से रखता है। वह मुश्किल से बोलता है और जब उसे नाचने के लिए कहा जाता है तो वह ज्यादातर महिलाओं को उदासीनता से मना कर देता है। जब एलिजाबेथ बेनेट, जो तेज तर्रार, बुद्धिमान और जिंदा दिल है, डार्सी को यह कहते हुए सुनती है कि वह सहनीय है लेकिन मुझे लुभाने लायक सुंदर नहीं है, तो वह हंसकर टाल देती है। लेकिन अंदर ही अंदर नापसंदगी की एक चिंगारी सुलगती रहती है। इस क्षण कहानी का सार उभरता है। जेन और बिंगले मधुर और कोमल प्रेम के लिए नियत प्रतीत होते हैं। एलिजाबेथ और डार्सी तीखे और जिद्दी, अभिमान और पूर्वाग्रह के टकराव के रास्ते पर चल पड़ते हैं। पहली छाप और शुरुआती निर्णय एलिजाबेथ डार्सी के अहंकार से खुद को खुश पाती है। वह अपने दोस्तों के साथ उसके अपमान की कहानी साझा करती है, जो उसके साथ हंसते हैं। शुरुआत से ही उसके प्रति उसका पूर्वाग्रह जड़ पकड़ने लगता है। इस बीच डार्सी हालांकि घमंडी है, एलिजाबेथ की जीवंत आंखों, उसकी तीव्र बुद्धि और उसकी बुद्धिमत्ता को देखे बिना नहीं रह पाता। अपनी ही राय के विरुद्ध वह उसकी प्रशंसा करने लगता है और इस तरह उनका जटिल नृत्य शुरू होता है। 2 लोग अपनी बढ़ती भावनाओं को स्वीकार करने में बहुत घमंडी, एक दूसरे का गलत तरीके से न्याय करने में बहुत जल्दी। प्यारे दोस्तों, आइए यहाँ रुकें। हम अपने जीवन में कितनी बार ऐसा करते हैं? हम कितनी बार किसी का आकलन उसके पहले शब्दों, उसके रूप रंग, उसके व्यवहार से करते हैं? हम कितनी बार शर्म को अहंकार या गर्व को ठंडापन समझ लेते हैं? एलिजाबेथ और डार्सी की कहानी हमें याद दिलाती है कि कभी-कभी हमारी पहली धारणाएं हमें लोगों की गहरी सच्चाइयों से अंधा कर देती हैं, और यह है कि दोबारा देखने का साहस, पूर्वाग्रहों से परे देखने का साहस सब कुछ बदल सकता है। जेन का नेदरफील्ड दौरा कहानी तब और गहरी हो जाती है जब जेन नेदरफील्ड में बिंगले बहनों से मिलने जाती है। अचानक आई आंधी के कारण वह बीमार पड़ जाती है, जिससे उसे कई दिन उनके घर पर रुकना पड़ता है। एलिजाबेथ अपनी बहन के लिए चिंतित, उसकी देखभाल के लिए कीचड़ में चल कर जाती है। यह कृत्य परिष्कृत बिंगले बहनों को चौंका देता है। कितना अनुचित, कितना अस्त्रैन। लेकिन डार्सी एलिजाबेथ की निष्ठा और स्वतंत्रता से प्रभावित होता है। उसके विवेक के विपरीत प्रशंसा और प्रबल हो जाती है। हालांकि एलिजाबेथ इसके प्रति अंधी रहती है। उसके लिए डार्सी अब भी वही घमंडी आदमी है जिसने उसका अपमान किया था, वही जो उसके पर को नीची नजर से देखता है। और इसलिए प्यारे दोस्तों, मंच तैयार है। जेन और बिंगले करीब आते हैं, जबकि एलिजाबेथ और डार्सी अपनी बुद्धि और गर्व की खामोश लड़ाई जारी रखते हैं। लेकिन जल्द ही नए किरदारों का आगमन होगा। एक आकर्षक सैनिक मिस्टर विकम, जिसके शब्द एलिजाबेथ के दिल को डार्सी के खिलाफ और भी ज्यादा भड़का देंगे, और एक घमंडी पादरी मिस्टर कॉलिंस, जिसके आने से बेनेट परिवार में उथल पुथल मच जाएगी। मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि हम गर्व, पूर्वाग्रह और सच्चे प्यार की तलाश के इस शाश्वत नृत्य में और गहराई से उतरते जा रहे हैं। जेन ऑस्टेन की प्राइड एंड प्रेजुडिस के माध्यम से अपनी यात्रा जारी रखते हुए हम गलतफहमियों, अजीबोगरीब प्रस्तावों और उन फैसलों के एक ऐसे अध्याय में प्रवेश करते हैं जो बेनेट बहनों के भविष्य को आकार देंगे। कहानी अब और समृद्ध होती जा रही है, हास्य, तनाव और सबक से भरपूर, जो आज की दुनिया में भी उतने ही वास्तविक लगते हैं जितने ऑस्टेन के समय में थे। मिस्टर कॉलिंस का आगमन, द अनवांटेड गेस्ट। कल्पना कीजिए कि एक ऐसे व्यक्ति का आगमन होता है जो बहुत ज्यादा आत्ममहत्व और बहुत कम आत्म जागरूकता के साथ एक कमरे में प्रवेश करता है। वह मिस्टर कॉलिंस है, बेनेट बहनों के घमंडी चचेरे भाई। अंतर्निहित नियम के कारण मिस्टर कॉलिंस एक दिन बेनेट की संपत्ति लॉन्गबोर्न के उत्तराधिकारी बन जाएंगे, जिससे बेटियों का कोई घर नहीं रहेगा, और इसलिए वह एक मिशन लेकर आते हैं, बेनेट बहनों के बीच सद्भावना और शायद एक पत्नी भी हासिल करना। जैसे ही वह बोलते हैं, एलिजाबेथ और उनकी बहनें
हंसी और शर्मिंदगी के बीच फंस जाती हैं। वह अपनी संरक्षिका लेडी कैथरीन डेबोर्ग, जो एक धनी महिला है, का बखान करते हैं। अहंकार जिसकी वह ऐसे पूजा करता है मानो वह कोई राजसी हो। वह चापलूसी करता है, बकबक करता है, हर वाक्य में खुद की प्रशंसा करता है। हमारे श्रोताओं के लिए मिस्टर कॉलिंस हास्य से राहत देते हैं, लेकिन हास्य के पीछे एक गंभीर सच्चाई छिपी है। ऑस्टिन के समय में कई महिलाओं के पास उनके जैसे पुरुषों से शादी करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। प्यार से नहीं बल्कि जरूरत से। ये हमें याद दिलाता है कि समाज कितना आगे बढ़ गया है और आज महिलाओं के लिए स्वतंत्रता और अवसर कितने महत्वपूर्ण हैं। मिस्टर कॉलिंस प्रपोज करते हैं। मिस्टर कॉलिंस को एलिजाबेथ पर नजर डालने में ज्यादा समय नहीं लगता। उनके लिए वह एक समझदार विकल्प है, एक ऐसी महिला जो उनके भविष्य को सुरक्षित करेगी और उनके अहंकार की चापलूसी करेगी। जब वह प्रपोज करते हैं तो ये हास्यास्पद और दर्दनाक दोनों होता है। वह प्यार की नहीं बल्कि कर्तव्य, व्यावहारिकता और अपनी उदारता की बात करते हैं। एलिजाबेथ अपनी भावना के अनुरूप मना कर देती है। वह सुविधा से ज्यादा प्यार को, आर्थिक सुरक्षा से ज्यादा सम्मान को महत्व देती है। एक पल के लिए इसके बारे में सोचें। हम में से कितनों ने ऐसे विकल्पों का सामना किया है जहां आसान रास्ता, सुरक्षित रास्ता उनके साथ मेल नहीं खाता? क्या यह हमारे दिलों में बसता है? एलिजाबेथ का साहस हमें सिखाता है कि जीवन भर समझौते में जीने से बेहतर है कि सच्चाई के साथ अकेले खड़े रहा जाए। उसकी अस्वीकृति मिस्टर कॉलिंस को झकझोर देती है। वह कल्पना भी नहीं कर सकते कि कोई उन्हें मना कर सकता है, लेकिन एलिजाबेथ के लिए यह क्षण उसके मूल्यों की घोषणा है। शार्लोट का चुनाव इसके तुरंत बाद कुछ अप्रत्याशित घटित होता है। एलिजाबेथ की प्रिय मित्र शार्लोट लूकास मिस्टर कॉलिंस के प्रस्ताव को स्वीकार कर लेती है। एलिजाबेथ के लिए यह हृदय विदारक है। उसकी बुद्धिमान, व्यावहारिक मित्र ऐसे व्यक्ति से कैसे जुड़ सकती है? लेकिन 27 साल की शार्लोट अपने समाज की वास्तविकता को देखती है। कम संभावनाओं और सीमित धन के साथ वह जुनून की बजाय स्थिरता को चुनती है। यह एक दर्दनाक याद दिलाता है कि हर महिला को चुनाव करने का विशेषाधिकार नहीं था, और आज भी कई लोग, खासकर महिलाएं, खुद को दबाव, भय या अस्तित्व के आधार पर निर्णय लेते हुए पाती हैं। एलिजाबेथ अपनी दोस्त के फैसले का सम्मान करती है, लेकिन उसे उस पर दुख भी होता है। शार्लट के लिए शादी सुरक्षा है, एलिजाबेथ के लिए यह प्यार ही होगा। मिस्टर विकम, परछाइयों वाला आकर्षण इस उलझे हुए जाल में एक और शख्सियत कदम रखती है, मिस्टर जॉर्ज विकम। वह सब कुछ है जो डार्सी नहीं है, आकर्षक, सहज, स्नेही और बातचीत में सहज। एलिजाबेथ, जो अभी भी डार्सी के अहंकार से आहत है, विकम को बहुत अच्छा पाती है। वह उसे विश्वासघात की एक कहानी सुनाता है कि डार्सी ने उसे वादा की गई विरासत से वंचित कर दिया, जिससे वह गरीब और बदनाम हो गया। एलिजाबेथ के लिए यह डार्सी के अहंकार के बारे में उसके पहले से ही विश्वास से पूरी तरह मेल खाता है। और यहीं एक और सबक छिपा है। हम कितनी बार ऐसी कहानियों को स्वीकार कर लेते हैं जो सच्चाई पर सवाल उठाए बिना हमारे पहले से ही सोची हुई बातों की पुष्टि करती हैं। एलिजाबेथ, जो बुद्धिमान है, इस जाल का शिकार हो जाती है। विकम अन्यायी व्यक्ति का किरदार बहुत अच्छी तरह निभाता है और वह डार्सी को नापसंद करने के लिए उत्सुक उस पर विश्वास कर लेती है। हम पाठक जानते हैं, चीजें वैसी नहीं होती जैसी दिखती हैं। नेदरफील्ड बॉल, तनाव भरी रात। नेदरफील्ड में आयोजित भव्य बॉल में भावनाएं उमड़ पड़ती हैं। जेन और बिंगले का एक दूसरे के प्रति स्नेह साफ दिखाई देता है, लेकिन पर्दे के पीछे डार्सी और बिंगले की बहनें उन्हें अलग करने की साजिश रच रही हैं। वे जेन को बिंगले से कमतर, उसके परिवार को बहुत मूर्ख और धनहीन समझती है। इस बीच एलिजाबेथ खुद को डार्सी के साथ नाचने के लिए मजबूर पाती है। उनकी बातचीत तीखी, मजाकिया और छिपी हुई भावनाओं से भरी होती है। आकर्षण तो है, लेकिन चिड़चिड़ाहट भी। अभिमान और पूर्वाग्रह उन्हें साए की तरह घेरे रहते हैं, उन्हें अलग रखते हैं। और फिर श्रीमती बेनेट, जो बड़बोली, मूर्ख और मर्यादा के प्रति अंधी है, पूरे कमरे में अपने परिवार को शर्मिंदा करती हैं। डार्सी देखता है और उसकी नापसंदगी बढ़ती जाती है। एलिजाबेथ शर्म से जलती है, न सिर्फ अपनी माँ के लिए, बल्कि जिस तरह से उसके परिवार को इतनी कठोरता से आंका जाता है, उसके लिए भी। जेन का दिल टूटता है इसके तुरंत बाद, डार्सी और उसकी बहनों द्वारा यह समझाए जाने पर कि जेन उससे सच्चा प्यार नहीं करती। बिंगले अचानक नेदरफील्ड छोड़कर लंदन चला जाता है।
जेन शांत और सौम्य चुपचाप सहती है। एलिजाबेथ का दिल अपनी बहन के लिए तड़पता है और डार्सी के प्रति उसका गुस्सा गहराता जाता है। यह हमारे लिए एक विचार है। कभी कभी दूसरों का हस्तक्षेप, परिवार, दोस्त, यहाँ तक कि समाज का भी उन रिश्तों को तोड़ सकता है जो अकेले रहने पर पनप सकते थे। कितने प्यार गलतफहमी, घमंड, पूर्वाग्रह की भेंट चढ़ गए हैं। डार्सी का पहला प्रस्ताव और फिर वह पल जो सब कुछ बदल देता है। डार्सी अपनी बढ़ती भावनाओं का विरोध न कर पाने के कारण एलिजाबेथ के प्रति अपने प्यार का इजहार करता है, लेकिन उसका प्रस्ताव रोमांटिक नहीं है। ये घमंडी, बेढंगा और अपमानजनक है। वह अपने प्यार का इजहार करता है, लेकिन यह भी स्पष्ट करता है कि उसके लिए अपनी बहन से कमतर हैसियत और शर्मनाक परिवार से प्यार करना कितना अपमानजनक लगता है। एलिजाबेथ गुस्से में उसे अस्वीकार कर देती है। वह उसे साफ साफ बता देती है कि वह आखिरी आदमी है जिससे वह शादी कर सकती है। वह उस पर जेन की खुशियां बर्बाद करने, विकम के साथ क्रूरता करने और हद से ज्यादा अहंकार करने का आरोप लगाती है। डार्सी आहत और क्रोधित होकर वहां से चला जाता है। एलिजाबेथ विजयी होते हुए भी हिल भी जाती है। उसके शब्दों में कुछ अभी भी बाकी है। क्या कहानी में उसके ज्ञान से ज्यादा कुछ हो सकता है? गर्व और अंधापन, यही क्षण उपन्यास का निर्णायक मोड़ है। दो दिल टकराते हैं, दोनों अंधे हैं। एलिजाबेथ पूर्वाग्रह से, डार्सी अभिमान से। अपने जीवन के उन पलों के बारे में सोचे जब आपने किसी को गलत समझा या जब आपके अपने अभिमान ने आपको विनम्रता दिखाने से रोका। हमने कितने पुल जलाए हैं, कितने अवसर गंवाए हैं, क्योंकि हम खुद से आगे नहीं देख पाए। एलिजाबेथ और डार्सी की कहानी सिर्फ रोमांस नहीं है, ये एक आईना है। ये हमें उन तरीकों का सामना करने के लिए कहती है जिनसे हम भी धारणाओं, अभिमान और उन कहानियों से अंधे हो जाते हैं जिन पर हम विश्वास करना चुनते हैं। डार्सी का पत्र, सच्चाई का आईना। अगली सुबह डार्सी एलिजाबेथ के पास एक पत्र लेकर जाता है। कोई दिखावटी शब्द नहीं, कोई और घोषणा नहीं, बस कहानी का उसका पक्ष, बेपर्दा। एलिजाबेथ कांपते हाथों से उसे पढ़ती है। पहले तो उसके अंदर गुस्सा भड़क उठता है, लेकिन जैसे जैसे उसकी नजरें पन्ने पर घूमती हैं, गुस्सा सदमे और फिर शर्मिंदगी में बदल जाता है। डार्सी समझाता है कि विकम, वह आकर्षक आदमी जिस पर एलिजाबेथ भरोसा करती थी, पीड़ित नहीं बल्कि एक खलनायक है। वह बताता है कि विकम ने अपनी विरासत लुटा दी, पैसों के लिए डार्सी की छोटी बहन के साथ भागने की कोशिश की और धोखे का एक निशान छोड़ गया। वह जैन और बिंगले को अलग करने में अपनी भूमिका भी कबूल करता है, लेकिन जोर देकर कहता है कि उसका मानना था कि जैन बिंगले से सच्चा प्यार नहीं करती थी और उसके परिवार के व्यवहार ने उसके दोस्त की खुशी को खतरे में डाल दिया था। एलिजाबेथ के लिए एक दर्दनाक जागृति है। उसे एहसास होता है कि वह विकम के आकर्षण से धोखा खा गई है और डार्सी के प्रति उसकी नापसंदगी ने उसे अंधा कर दिया है। वह देखती है कि उसने कितनी जल्दी फैसला कर लिया, वह कितनी मजबूती से पूर्वाग्रह से चिपकी रही। क्या आपके साथ भी ऐसा कोई पल आया है जब सच्चाई ने आपकी बताई कहानी को चकनाचूर कर दिया हो? जब आपको एहसास हुआ हो कि आप गलत थे, न सिर्फ किसी और के बारे में बल्कि अपने बारे में भी? एलिजाबेथ इसे गहराई से महसूस करती है। इस पल तक वह सोचती है, मैंने खुद को कभी नहीं जाना। यह गर्व और पूर्वाग्रह का सबसे शक्तिशाली सबक है। जब हम गलत हों तो उसे स्वीकार करने का साहस और उससे आगे बढ़ने की विनम्रता। एलिजाबेथ की चिंतन यात्रा इस बिंदु से एलिजाबेथ दुनिया को अलग नजरिए से देखने लगती है। डार्सी और विकम के साथ बिताई हर याद, हर बातचीत, हर पल उसके मन में बार बार घूमता है, लेकिन अब स्पष्टता के साथ। डार्सी, जो कभी खलनायक था, अब सम्माननीय लगने लगता है। विकम, जो कभी नायक था, अब उथला और स्वार्थी साबित होता है। और एलिजाबेथ, जो कभी अपने निर्णय पर इतनी आश्वस्त थी, अब विनम्र हो जाती है। यह चिंतन उसे बदल देता है। वह अपराध बोध में कठोर नहीं होती, बल्कि वह ज्ञान में नर्म पड़ जाती है। हम कितनी बार गलतियों को स्वीकार करने से बचते हैं क्योंकि अभिमान फुसफुसाता है, छोड़ो मत, पीछे मत हटो। एलिजाबेथ हमें एक और रास्ता दिखाती है, यह स्वीकार करने की शक्ति कि हम गलत थे और उसके बाद मिलने वाला अनुग्रह। पेम्बरली की यात्रा। डार्सी की पुनर्कल्पना। महीनों बाद एलिजाबेथ अपनी चाची और चाचा के साथ डर्बीशायर जाती है और वे पेम्बरली की भव्य संपत्ति
जाने का फैसला करते हैं। उसे फिर से देखने का डर है, लेकिन जिज्ञासा उसे अंदर खींच लेती है। वहां सब कुछ बदल जाता है। एलिजाबेथ डार्सी के नौकरों से अहंकार या क्रूरता की नहीं, बल्कि उसकी दयालुता, उदारता और वफादारी की बातें सुनती है। वह उसके घर को गर्व के प्रतीक के रूप में नहीं, बल्कि सुरुचि, संतुलन और देखभाल के प्रतीक के रूप में देखती है। और फिर अप्रत्याशित रूप से डार्सी स्वयं प्रकट होता है, लेकिन वह घमंडी आदमी नहीं है जिसे वह पहले जानती थी। वह गर्मजोशी, विनम्रता और सम्मान के साथ उसका स्वागत करता है। वह उसके रिश्तेदारों का शालीनता से स्वागत करता है। एलिजाबेथ के लिए यह लगभग अविश्वसनीय है। यह वही आदमी है जिससे वह कभी घृणा करती थी, वह आदमी जिसे उसने इतनी बेरहमी से ठुकरा दिया था। और शायद आपके साथ भी ऐसा ही कोई पल आया होगा जब आपके द्वारा गलत समझे गए किसी व्यक्ति ने एक अलग ही रूप दिखाया हो और आपको अपने दिल में बसी कहानी को फिर से लिखने के लिए मजबूर होना पड़ा हो। एलिजाबेथ डार्सी को न केवल सम्माननीय बल्कि बदलाव लाने में सक्षम व्यक्ति के रूप में और एक ऐसे व्यक्ति के रूप में देखने लगती है जो उसकी वजह से बदला है। एक कांड का खुलासा, लिडिया का अपमान, लेकिन जैसे ही दिल पिघलना शुरू होता है, विपत्ति आ गिरती है। एलिजाबेथ को खबर मिलती है कि उसकी सबसे छोटी बहन लिडिया विकम के साथ भाग गई है। शादी के बिना यह कृत्य लिडिया की प्रतिष्ठा को नष्ट कर देता और साथ ही उसके पूरे परिवार की प्रतिष्ठा को भी। बेनेट्स के लिए ये एक बुरा सपना है। सम्मान, शादी की संभावनाएं और सम्मान, सब कुछ एक मूर्खतापूर्ण, लापरवाह फैसले की वजह से खतरे में है। एलिजाबेथ का दिल अपने परिवार के लिए टूट जाता है। वह खुद को दोषी मानती है कि उसने विकम पर बहुत देर तक भरोसा किया, दूसरों को चेतावनी नहीं दी, और वह जानती है कोई भी सम्मानित व्यक्ति खुद को ऐसे बदनाम परिवार से नहीं जोड़ेगा। डार्सी के साथ उसकी नवोदित आशा उसके सीने में ही मर जाती है। निश्चित रूप से इस कांड ने उसे हमेशा के लिए खत्म कर दिया है। हम कितनी बार किसी और की गलती का बोझ अपने कंधों पर महसूस करते हैं। एलिजाबेथ का दर्द जिम्मेदारी का दर्द है। जब हम जिनसे प्यार करते हैं उनके फैसले हमारे अपने जीवन में भी छा जाते हैं। डार्सी की शांत वीरता, लेकिन पर्दे के पीछे डार्सी पहले से ही आगे बढ़ रहा है। श्रेय लिए बिना, अपने कामों का खुलासा किए बिना वह विकम को ढूंढता है, शादी के लिए पैसे जुटाता है और बेनेट परिवार को बर्बादी से बचाता है। एलिजाबेथ को उसकी भूमिका के बारे में बाद में पता चलता है, और जब उसे पता चलता है तो उसका दिल कृतज्ञता से भर जाता है। यह ऐसा व्यक्ति है जिसने गर्व के लिए नहीं, पहचान के लिए नहीं, बल्कि प्रेम के कारण काम किया। क्या यही प्रेम का सबसे सच्चा रूप नहीं है? देना, रक्षा करना, त्याग करना, बिना किसी प्रतिफल की अपेक्षा के। डार्सी का रूपांतरण पूर्ण है, इसलिए नहीं कि वह कोई नया व्यक्ति बन गया, बल्कि इसलिए कि उसने अपनी असलियत की गहराई को उजागर किया। और एलिजाबेथ बदले में भी रूपांतरित हो जाती है। वो दिखावे से परे, धारणाओं से परे, अपने भीतर के हृदय को देखना सीखती है। विनम्रता से विकास कहानी का यह मध्य भाग सामान्य अर्थों में रोमांस के बारे में नहीं है, यह विकास के बारे में है। एलिजाबेथ और डार्सी के एक दूसरे के योग्य बनने के बारे में, संयोग से नहीं बल्कि बदलाव के द्वारा। डार्सी विनम्रता सीखता है, एलिजाबेथ आत्म जागरूकता सीखती है। साथ मिलकर वे विरोधियों की तरह नहीं, अजनबियों की तरह नहीं, बल्कि बराबरी की तरह मिलने लगते हैं। हमारे लिए उनकी यात्रा एक आईना है। हम कितनी बार अभिमान को अपनी आंखों पर हावी होने देते हैं, कितनी बार हम सत्य की खोज करने के बजाय पूर्वाग्रहों से चिपके रहते हैं। और अगर हम भी विनम्रता, क्षमा और विकास को चुने तो हमें कितनी आजादी मिल सकती है। जेन और बिंगले, एक सरल प्रेम। एलिजाबेथ और डार्सी से पहले जेन और बिंगले हैं वह सौम्य जोड़ी जिसका प्रेम अभिमान और गलतफहमी के कारण बाधित हो गया था। डार्सी, जो कभी बाधा था, अब एक तरफ हट जाता है। वह उन्हें अलग करने की अपनी गलती स्वीकार करता है, और बिंगले नए दृढ़ संकल्प के साथ नेदरफील्ड लौटता है। इस बार कोई संदेह नहीं, कोई हिचकिचाहट नहीं। बिंगले जेन को प्रपोज करता है और वह शांत खुशी के साथ स्वीकार कर लेती है। उनका शुद्ध और सीधा प्रेम उस विवाह में परिणत होता है जो हमेशा से होना था। एलिजाबेथ अपनी बहन की खुशी को कृतज्ञता से देखती है, क्योंकि अगर जेन मधुरता और धैर्य का प्रतीक है तो एलिजाबेथ बुद्धि और जोश का प्रतीक है।
और साथ मिलकर ये दोनों हमें दिखाते हैं कि प्रेम के कई रूप होते हैं, लेकिन एक ही सच्चाई है। यह पनपता है जहां दिल सच्चे और खुले होते हैं। एलिजाबेथ और डार्सी एक दूसरा प्रस्ताव। लेकिन एलिजाबेथ और डार्सी का क्या? उनकी कहानी बिल्कुल भी आसान नहीं रही। अभिमान, पूर्वाग्रह, क्रोध और जागृति ने उनके रास्ते को आकार दिया है, और फिर भी इसी संघर्ष में उनके बंधन की मजबूती छिपी है। जब डार्सी लॉन्गबोर्न लौटता है तो वह अहंकार से नहीं बल्कि विनम्रता से लौटता है। उसने अपने प्यार को शब्दों से नहीं बल्कि कर्मों से साबित किया है। लीडिया को बचाकर, परिवार का सम्मान बहाल करके, एलिजाबेथ के रिश्तेदारों का सम्मान करके, और एलिजाबेथ अपनी तीक्ष्ण बुद्धि के साथ अब उसे घमंडी नहीं बल्कि एक ऐसे व्यक्ति के रूप में देखती है जिसका वह अब सचमुच सम्मान करती है और प्यार करती है। उनका दूसरा प्रस्ताव शांत, कोमल, लगभग शर्मीला है। आरोप, जख्म, गलतफहमियां अब दूर हो चुकी हैं। इसके बजाय ईमानदारी है। डार्सी फिर से पूछता है, एक हकदार व्यक्ति की तरह नहीं बल्कि एक बदले हुए व्यक्ति की तरह, और एलिजाबेथ मुस्कुराते हुए, पहचान से चमकते हुए स्वीकार कर लेती है। यहाँ जेन ऑस्टेन हमें सिर्फ रोमांस नहीं बल्कि मुक्ति देती हैं। प्रेम पूर्णता के बारे में नहीं है, यह विकास के बारे में है। यह दो दोषपूर्ण लोगों के बारे में है जो अपनी गलतियों से परे देखने का चुनाव करते हैं और इसके बजाय एक दूसरे को देखते हैं। समाज के सामने प्रेम बेशक समाज में अभी भी राय होती है। डार्सी की धनी मौसी लेडी कैथरीन डे बोर्ग एलिजाबेथ की जिंदगी में अचानक घुस आती है और डार्सी को अस्वीकार करने की मांग करती है। एलिजाबेथ अपनी अडिग आत्मा के साथ डरने को तैयार नहीं होती। यह क्षण निर्णायक होता है। एलिजाबेथ डार्सी को उसके धन के कारण स्वीकार नहीं करती, न ही समाज की अपेक्षाओं के कारण। वह उसे इसलिए चुनती है क्योंकि वह उससे प्यार करती है, क्योंकि वह उसका सम्मान करती है, क्योंकि वह उसके बराबर का है। यह अपने समय के लिए क्रांतिकारी है। 1800 के दशक के शुरुआती दौर की एक महिला जो आर्थिक सुरक्षा या सामाजिक दबाव के बजाय प्यार और सम्मान को चुनती है। जेन ऑस्टेन चुपचाप प्यार और शादी के अर्थ को नया रूप दे रही थी, और शायद यही वजह है कि प्राइड एंड प्रेजुडिस आज भी कायम है। यह हमें बताती है कि सच्चा प्यार वर्ग या पैसे के बारे में नहीं बल्कि समानता, सम्मान और आपसी विकास के बारे में है। जैसे जैसे कहानी समाप्त होती है, दोनों जोड़े जेन और बिंगले, एलिजाबेथ और डार्सी खुशी पाते हैं। बेनेट परिवार राहत की सांस लेता है, बदनामी से बच जाता है और पाठकों को संतुलन की भावना बहाल होती है। लेकिन इस रोमांस के पीछे कुछ और भी गहरा छिपा है। अभिमान हमें अहंकार के खतरे, खुद को दूसरों से बेहतर समझने के खतरे से रूबरू कराता है। पूर्वाग्रह हमें जल्दबाजी में फैसला लेने और पहली छाप से अंधा होने से आगाह करता है। और फिर भी जब इन खामियों का सामना करना पड़े तो इन्हें विनम्रता, ईमानदारी और प्यार से दूर किया जा सकता है। एलिजाबेथ और डार्सी हमें याद दिलाते हैं कि प्यार का मतलब किसी परफेक्ट इंसान को पाना नहीं बल्कि किसी ऐसे इंसान को पाना है जो हमें खुद को बेहतर बनाने में मदद करे। तो मैं आपसे पूछता हूं, प्रिय श्रोता, आपके अपने जीवन में अभिमान या पूर्वाग्रह ने आपको कहां रोका है? और विनम्रता, क्षमा या प्रेम आपको कैसे आजाद कर सकते हैं? जेन ऑस्टन की कहानी सिर्फ दो लोगों के प्यार में पड़ने की नहीं है, यह हमारे बारे में है, बदलेने के साहस, सुनने की विनम्रता और प्यार करने की शान के बारे। और इस तरह हम प्राइड एंड प्रेजुडिस के पन्ने बंद करते हैं। 200 साल से भी ज्यादा पुरानी एक कहानी फिर भी आज भी उतनी ही जीवंत है जितनी पहली बार लिखी गई थी। क्योंकि भले ही फैशन बदल जाए, समाज विकसित हो जाए, लेकिन इंसान का दिल वही रहता है। हम अब भी घमंड से जूझ रहे हैं, हम अब भी पूर्वाग्रह से जूझ रहे हैं, और सबसे बढ़कर हम अब भी सच्चे प्यार के लिए तरस रहे हैं। यह कहानी आपको चिंतन करने, आगे बढ़ने और ईमानदारी व साहस के साथ प्यार करने के लिए प्रेरित करें। इस ऑडियो बुक के सारांश को सुनने के लिए धन्यवाद। अगर जेन ऑस्टेन के शब्दों ने आपको छुआ है, अगर एलिजाबेथ और डार्सी की यात्रा ने आपको अपनी यात्रा की याद दिलाई है, तो मैं आपको टिप्पणियों में अपने विचार साझा करने के लिए आमंत्रित करता हूं। और हमेशा की तरह कृपया इस वीडियो को लाइक करें, इसे उन लोगों के साथ शेयर करें जिन्हें कालातीत कहानियां पसंद हैं और साहित्य की महान पुस्तकों के माध्यम से
और भी दिल को छू लेने वाली यात्राओं के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली बार तक प्रिय श्रोता, एलिजाबेथ और डार्सी की सीख को अपने साथ रखें। घमंड को कम किया जा सकता है, पूर्वाग्रहों पर काबू पाया जा सकता है, और प्यार जब ईमानदार और विनम्र हो तो सचमुच सब कुछ बदल सकता है। कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें कि आप अगली बार कौन सी किताब या कहानी सुनना चाहते हैं। आप सभी को प्यार।